Namaskar. Hi, I'm CA Anil Naik. Welcome you all to my YouTube channel. So, अब तक हमने जाना कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना, राइट? और कैपिटल गेन टैक्स के बारे में भी समझ लिया है. But now we will come to some of the very finer points and important points. Let us take one case. चलो, suppose Mr. A, उसके पिताजी ने फ्लैट लिया था in 1980s, राइट? और 2024 में पिताजी गुजर गए एंड ये फ्लैट आ गया बेटे के नाम पे. बेटे ने 2025 में उसको बेच दिया. तो बेटे ने 24 से 25 तक बेटा ओनर था. तो उसने 25 में बेचा, मतलब ये शॉर्ट टर्म एसेट होता है क्या? नहीं. इनकम टैक्स एक्ट बोलती है कि द कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर एंड द होल्डिंग ऑफ द प्रीवियस ओनर is to be considered in the case of inheritance or gift. So therefore, बेटा जब भी वो प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसको वही बेनिफिट मिलेगा जैसे लॉन्ग टर्म एसेट को मिलता है. तो ये एग्जांपल में 1980s में पिताजी ने वो फ्लैट खरीदी किया था. मान के चले जाइए 50,000 में खरीदी किया था. तो 50,000 कॉस्ट होगा क्या? नहीं. 1 अप्रैल 2001 इज द बेस ईयर. उस ईयर का वैल्यूएशन करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी का, जो भी गवर्नमेंट वैल्यूएशन है. अप्रूव्ड गवर्नमेंट वैल्यूअर्स होते हैं, उनसे वैल्यूएशन कराना पड़ेगा. सो लेट अस प्रिज्यूम कि 1 अप्रैल 2001 को उस 50,000 में जो 1980 में लिया था प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू है 5 लाख रुपया. तो 1 अप्रैल 2001 का वैल्यू हो गया 5 लाख. दैट विल बी कंसिडर्ड एज द बेस कॉस्ट. उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स से प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो 5 lakhs for 100, 376 प्रोपोर्शनेटली अगर 25-26 का इंडेक्स पकड़े तो उस हिसाब से मोटा मोटी 15-20 लाख के करीब आ जाएगा कॉस्ट. एंड देन द सेल वैल्यू माइनस द कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सो देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड that if there is any property which has been acquired prior to 1st of April 2001, then you need to do the valuation, which is very beneficial because you get an increased cost. And increased cost means reduced capital gain. Reduced capital gain means reduced capital gain tax, right? Okay, now we also come to an additional benefit in capital gains, and that is exemptions. What is exemptions? 1-2 मिनट में वो समझाता हूं. Exemptions means जो इनकम रिड्यूस करती है, जो इनकम पे पार्शियली टैक्स नहीं लगती है, या जो इनकम पे टैक्स ही नहीं लगती. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ऐसे कहते हैं. तो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट मींस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है. तो सिमिलरली कैपिटल गेन्स में 3 एग्जेम्पशंस है. वो 3 एग्जेम्पशंस का अगर हम लोग ने बेनिफिट लिया तो उस कैपिटल गेन को आइदर टैक्स लगेगा ही नहीं या पार्शियली टैक्स लगेगा. तो वन बाय वन लेट अस टेक ईच ऑफ दीज एग्जेम्पशंस. देयर आर 3 एग्जेम्पशंस, राइट? तो द फर्स्ट वन, सेक्शन 54. व्हाट इज दिस एग्जेम्पशन अबाउट? ये एग्जेम्पशन आप एकदम सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं. आर टू आर. आर टू आर मतलब रेसिडेंशियल हाउस अगर आपने बेचा और उसका जो भी कैपिटल गेन आपको कैलकुलेट हो गया, उस कैपिटल गेन को अगर आपने एक नए रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट किया तो आपका टोटल टैक्स 0 हो सकता है. ठीक तरह से सुनिए, टैक्स 0 हो सकता है. एंड दैट इज अ ग्रेटेस्ट exemption, right? When I say about exemptions, I also say that taxation is always secondary. Primary is your basic need. अगर आपको नया घर खरीदना ही नहीं है और आपको रेंटल घर पे जाना है तो इसमें कोई मतलब नहीं कि एग्जेम्पशन के लिए आप नया घर लेके उसमें इन्वेस्ट करो और टैक्स 0 करो. ओके, सो आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इफ यू हैव टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी देन देयर आर एग्जेम्पशंस. सो द फर्स्ट एग्जेम्पशन, एज आई सेड, सेक्शन 54. For a residential house which you have sold, the capital gain amount you have to invest in a new residential house. But थोड़े conditions ध्यान में रखिए. Number 1 condition, the investment has to be made within 2 years of the sale. Or if you are constructing a new house,
then the construction should be completed within 3 years of the sale. And suppose if you have already purchased a house prior to the sale, मतलब सेल करने से पहले ही आपने कोई नया घर खरीदा है, तो उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं और उसके लिए आप 1 ईयर बैकवर्ड्स जा सकते हैं. लेट मी टेक एन एग्जांपल. अगर आपने एक घर बेचा है 1st ऑफ जनवरी 2026 को, तो 1st ऑफ जनवरी 2026 को एग्रीमेंट पे तारीख है, तो 1st ऑफ जनवरी 2026 मतलब 2 साल में 1st जनवरी 27, 1st जनवरी 28, so 1st जनवरी 28 के पहले आपको घर खरीदना होगा, या अंडर कंस्ट्रक्शन है तो 1st जनवरी 2029 के पहले आपको खरीदना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा. एंड और प्रायर टू दैट सेल 1 ईयर तक जा सकते हैं. तो 1st जनवरी 2026 को आपने बेचा है, मतलब आप 1/1/25 के बाद जो भी आप घर खरीदेंगे उसको भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं इस कैपिटल गेन से. सो है ना मजेदार. कैपिटल गेन ऑन रेसिडेंशियल हाउस कैन बी विथ 0 टैक्स इफ यू इन्वेस्ट इन अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस. ये हो गया वन एग्जेम्पशन. ओके, अगर आप दूसरा कोई भी एसेट अगर बेचते हैं, मान के चले जाइए ज्वेलरी बेचा या शेयर्स बेचा या म्यूचुअल फंड्स बेचा, ओके, या लैंड बेचा, कमर्शियल लैंड बेचा, और उसमें से आपको कैपिटल गेन आ गया है और उसको आपको टैक्स 0 करना है, तो देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 54F ऑफ F फॉर फादर. सो सेक्शन 54F सेज दैट अगर आपने इस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करना है तो आप कोई नया रेसिडेंशियल हाउस ले सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन है कि आप मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी यू कैन नॉट ओन. दैट मीन्स आपके पास अगर 2 घर ऑलरेडी है तो आप इस एग्जेम्पशन का लाभ नहीं ले सकते. आपके पास सिर्फ 1 घर है तो और 1 घर आप ले सकते हैं. तो सेक्शन 54F में क्या है, आप जो भी एसेट बेचेंगे, ज्वेलरी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, लैंड, उसके एक कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करने के लिए आप ये नया घर खरीदी कर सकते हैं. तो सेक्शन 54 था रेसिडेंशियल हाउस टू रेसिडेंशियल हाउस. सेक्शन 54F है एनी अदर एसेट टू रेसिडेंशियल हाउस. क्लियर? ओके, और अब थर्ड एग्जेम्पशन पे आते हैं, सेक्शन 54EC. ये थोड़ा माइनर एग्जेम्पशन है. मान के चले जाओ आपने घर बेचा या ज्वेलरी बेचा या बॉन्ड्स बेचा या शेयर्स बेचा या म्यूचुअल फंड बेचा एंड आपको कैपिटल गेन आ गया है. तो उस कैपिटल गेन को आप अगर बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं within 6 months of the date of sale, then that capital gains will be exempt from tax. Let us take an example. आपने घर बेचा है और आपका कैपिटल गेन आ गया सिर्फ 40 लाख रुपया. अब नया घर 40 लाख में तो मिलने वाला नहीं है मेट्रो सिटीज में, तो therefore you can take the benefit of this exemption, section 54EC, which says you can invest the capital gain in bonds, capital gain tax saving bonds. There are 4 bonds, government bonds, which are eligible for capital gain exemption. National Highway Authority of India, NHAI, IRFC, Indian Railway Finance Corporation, PFC, Power Finance Corporation, and REC, Rural Electrification Corporation. So ये 4 bonds available है, आप इसमें invest कर सकते हैं. इस bonds के features है about 5 to 5.25% interest per annum, 5-year lock-in, and maximum amount that you can invest is 50 lakhs, 50. So अगर घर let us presume दो नाम पे है, like husband and wife, तो दोनों के कैपिटल गेन में से 50-50 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. Accordingly you can plan out. So this is the third exemption which is available. So please note that if you are not investing the amount, सेक्शन 54 में नया घर में आपको टाइम लिमिट दिया है 2 साल, लेकिन 2 साल तक आप रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा. तो रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके एक फिक्स डिपॉजिट में रखना पड़ेगा इन द ऑथराइज्ड बैंक. ऑथराइज्ड बैंक कुड बी एनी नेशनलाइज्ड बैंक और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बैंक लाइक HDFC, ICICI एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इसमें आपको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, एंड जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे घर पे तो उसमें से निकाल के वो पैसा डाल सकते हैं.
तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी डालना जरूरी है बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। सो ये रहा सारे एग्जेम्पशंस। और एक अब लास्ट पॉइंट, जो भी वैल्यू ऑफ द हाउस व्हेन यू आर सेलिंग और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच यू आर सेलिंग is more than 50 lakhs, then the buyer is supposed to deduct 1% TDS. Please remember to claim this TDS in your return from the capital gain tax. If the capital gain tax is totally exempt, you can claim this TDS by way of a refund. So that's it for capital gains, my dear friends. आज के लिए इतना ही काफी। अगले YouTube लेक्चर में एक नया इनकम टैक्स का लेक्चर लेके आता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।